मुझे सारे गाने पसंद हैं। सारे गाने के लिए तो वक्त नहीं है। एक गाना आप बताइए। सजन रे झूठ मत बोलो। वाह, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इसका मतलब मालूम है? इनकी ज़बानी सुनी, क्या मतलब है इसका, इस फिलॉसफी क्यों लिखा भाई तुमने? ये जो हमारा मूल्य है जिंदगी का, समाज का, हमारी जिंदगी में जो वैल्यू सिस्टम है, उसको एक कवि ने अपने तौर पे इस तरह से रूपायित किया है कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो हमारे आस्था के साथ साथ जिंदगी की जो तमाम सच्चाइयां हैं उसको लेकर चलती हैं। तो शायद इसी तौर पे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। अगर हमारा मूल्य अगर हमारे साथ नहीं है, जिसको जीवन मूल्य बोलते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। तो कवि का जो मूल धर्म है या गीतकार का मूल धर्म है, वो हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे आस्था की जो महीन बातें हैं वो गीतों के माध्यम से आप तक पहुंचाए। तो यही मर्म है इस गीत का। अभी अभी मुझे भाई ने कि आप सच बोलते हैं, और किसी को अगर आप पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो कहता है बहुत बढ़िया। तो कहाँ सच बोला? सज्जन रे सच बोलो, सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अब खुदा के से डर के बोलो या आप खुद में समझो कि मैं सच बोलूंगा तो अच्छा रहेगा। ये एक सवाल हर शायरी में आता है। मेरा अपना बचपना समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो मैं हर जब भी ये गाना सुनता हूँ, खुदा के पास जाना है, हम तो मारेगा क्या? खुदा मारेगा अगर हम झूठ बोलेंगे? झूठ तो हर पल बोलते हैं। हमारे पापा बोलते हैं इनके पाँव मत लगाओ, अंकल आए हम ऐसे हाथ लगाते हैं, इज वेरी ग्रेट मैन। थोड़ी देर में हमारे पापा गालियाँ दे रहे उसको, बड़ा बकवास आदमी। तो जिंदगी में सच और झूठ जो साथ साथ चल रहे हैं। अब मैं कहूँगा सलीम भाई से, मैं इसी में एक बात जोड़ूंगा। महाभारत में एक चैप्टर है यक्ष प्रश्न का, और उसमें पहला सवाल जो पूछते हैं ब्राह्मण वो यही है कि सबसे आश्चर्यजनक क्या है, और उसमें जवाब मिलता है कि ये जानते हुए भी कि हमें एक दिन मरना है, हम अमर होने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो म्यूजिक स्कूल के बच्चे हैं, साहब प्लीज गाइए, इनको उठा लीजिए बेचारों। आप सब इनको उठाइए। लड़का कहाँ गया जो गा रहा था? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आई वॉन्ट टू, इनके साथ गाएंगे आप। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, लाउड। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जख्म को धुएं में उड़ाता चला गया, हर जख्म को धुएं में उड़ा। अब हमारे क्या बोलूं, जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। तो जो गाना मुझे सच में, मेरी आवाज आप तक आ ही रही होगी, मेरा पूरा यकीन है इस बात का कि जो मुझे गाना पसंद था वो तो सलीम भाई ने ले लिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया मेरा बहुत फेवरेट गाना है, और उसका हर शेर जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, क्या बात। जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया। इसके बाद या इसके साथ बात नहीं कहना चाहिए, इसके साथ एक और गाना है, ये साहिर साहब का गाना है, शैलेंद्र साहब का एक गाना, जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में सच है क्या? आपको जवाब मिल गया सर। जिंदगी ख्वाब है, हम असल में सब ख्वाब जी रहे हैं, और अच्छा ख्वाब देखने के बाद जब हमारी आंख खुलती है वो क्या एहसास होता है, दुख का या खुशी का? ये खुशी होती है कि हमने अच्छा ख्वाब देखा, या ये दुख होता है कि अच्छा ख्वाब टूट गया? तो जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, झूठ क्या? ये गीत कौन गा सकता है? ये लाइन हाथ उठाइए।
मैं जिंदगी का ये जिंदगी ख्वाब है भाई कोई रिस्क करने के लिए? वॉलंटियर हाँ जी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं लाउड। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। क्या बात है। अच्छा ये गाना आपको क्यों पसंद? कहानी है छोटी सी। तो जब मेरा डिवोर्स हुआ, सो आई वाज वेरी सैड। आपकी शादी हुई थी? हाँ, आई गॉट डिवोर्स एंड आई वाज वेरी सैड। और करीब 1-2 महीने में डैडी का एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। तो मैंने 10, 15, 20 दिन वो गाना रोज सुनता रहा एंड डैड रियलाइज कि इसका दिल टूटा है, ये बहुत सैड हो गया, इसको आई हैव टू ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। तो ही केम टू मी, ही टोल्ड मी, बेटा आई नो यू आर गोइंग थ्रू सेपरेशन, तुमको याद है मैंने एक गाना लिखा है ये वाला जो हमने आपने अभी गाया था। तो ऐसा हाँ जी, इसमें एक अंतरा है मेरा। ऐसा कौन सा अंतरा? इसी को अंतरा में तो मैंने लिखा है, हम तुम कितने पास हैं लेकिन कितने दूर हैं चांद सितारे, लेकिन सच पूछो तो झूठे लगते हैं सारे। सच क्या लगता है? ये धरती, ये नदियां और तुम। सर हाँ, तो इसे तुमको पता मैंने क्या लिखा है इसमें? ऐसे नहीं, इसे बेटा तुमको जो छोड़ के चली गई है वो उस सूरज चांद की तरह है, दैट बिलोंग्स इन द स्काई, डोंट चेज इट। जो तुम्हारे आसपास है, धरती, नदियां, रहना, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी 2 बहनें, तुम्हारे बचपन के दोस्त, तुम्हारा काम, तुम सबसे मुंह फेर के बैठ गए हो। तो ये अंतरा याद रखना। बहुत अच्छी। Don't chase what belongs to the sky. ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इरशाद भाई, हम चाहेंगे कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा कौन सा किसी ने धोखा दिया या दर्द दिया आपको और आपका दिल टूट गया और उस जमाने में, उस मोमेंट में आपने वो गीत लिखा हो। हम ये नहीं जानना चाहते कि किसके साथ टूटा, हम ये चाहते हैं कि जब भी टूटा, जब भी लूटा, तो उस वक्त आपके दिल ने कहा कि चलो मैं कदम उठाता हूँ। वो गीत आपने लिखा और बाद में किसी को दिया, वो गीत हम सुनना चाहते हैं, है ना? एक्चुअली सर मेरा 1370 बार दिल टूटा है, कौन से भरा आप नंबर बताइए तो फिर मैं गीत मैं सुनना चाहूंगा 1370वां लास्ट। अगर कोई गाना लिख देता, शायर बन जाता है, तो यकीन मानिए सबके दिल टूटे हुए सारे शायर होते। ऐसा नहीं होता। दिल टूटने से कोई शायर नहीं बनता, दिल टूटने से कोई गायक नहीं बनता, दिल टूटने से यकीन मानिए कोई अच्छा इंसान भी नहीं बनता। अगर वो बुरा है, दिल टूटेगा फिर भी बुरा बना रहेगा। अगर वो अच्छा है, दिल टूटेगा फिर भी अच्छा बना रहेगा। तो दिल टूटने का किसी कला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप यकीन मानिए। ये सब का सब एक फलसफा है। मैं बताता हूं कि कब आपको लगता है कि अब बात बन गई। वो कोई बहुत छोटी सी बात होती है, आप सोचते हो सर
कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, जिससे कोई लाइन आएगी, कोई बहुत बड़ा। मैं हॉस्टल में था। हॉस्टल में जैसे सब होते हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होते होंगे, तो मुझे किसी नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन भरनी थी। और उन दिनों उस एक आईपीसी मनी ऑर्डर वो जाता था, क्या बोलते थे उसको, पोस्टल ऑर्डर जाता था, हाँ, जिसमें वो कुछ पैसे साथ में एप्लीकेशन के लगाने होते थे। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, हॉस्टल में था, तो मुझे शायद 20-25 रुपए वो एप्लीकेशन के साथ लगाने थे। और हॉस्टलर्स के आखिरी का, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यार मेरा मनी ऑर्डर आ जाए, मैं ये एप्लीकेशन के साथ ये पोस्टल ऑर्डर लगा दूं 20 रुपए का, ताकि ये टाइम पे चली जाए। मनी ऑर्डर नहीं आया, एप्लीकेशन की डेट निकल गई, और डेट निकलने के बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार अब तो निकल गया जो मनी ऑर्डर आया। मेरे दिमाग में बात आई कि जब हाथ में कलम था तब हाथ से ना थे, जब हाथ में कलम था तब हाथ से ना थे, अब हाथ से हुए तो मेरे हाथ कट गए। क्या बात, क्या बात। किसे हादसा मतलब इंसिडेंट को कहते हैं, कि कोई ऐसी बात जिसके बारे में जो है। जब हाथ में कलम था तब हाथ से न थे, अब हाथ से हुए तो मेरे हाथ कट गए। क्या बात है। क्या बात, कलम छूट गई। तो मतलब वो मौका निकल गया हाथ से, कहने की मतलब। सिंगर प्लीज, हमारे सिंगर साहब का है, पर अपना नाम तो बताओ साहब। हाँ? सक्षम। तो बात ये होती है कि जब आप दिल टूटता है, इमीडिएटली आप लिखने बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये है जब आप लिखने बैठते हैं, कभी आपको टूटे हुआ दिल का एहसास उस वक्त होता है कि तब मुझे ये तकलीफ हुई थी यार, या ऐसा कुछ हुआ था। इमोशन आप, हाँ, एक मेमोरी से आप एक इमोशन पकड़ के लेके आते हैं, और उस इमोशन के साथ उस मोमेंट पे किसी कुछ और मुझको दे ना दे, मुझे खूबसूरत ख्याल दे, कुछ और मुझको दे ना दे, मुझे खूबसूरत ख्याल दे, जो किसी के आंसू पोंछ दे, मेरी बात में वो कमाल दे। क्या कमाल है। जब गाने के बारे में हुआ ये, जब पिक्चर की सिचुएशन थी, और फिल्म बहुत सारे लोगों ने देखी है और सराही, तो वो मुझे हमेशा वो फ्रेजेस अच्छे लगती हैं जो यहाँ पोइट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताऊं, वो जिनके साथ कम से कम 10-20 रास्ते जुड़े होते हैं, वो फ्रेजेस मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शायद मेरी बात आप तक अभी नहीं पहुंची होगी। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो तो जिंदगी खूबसूरत है, अगर तुम साथ हो तो जिंदगी बर्बाद हो गई है यार। अगर तुम साथ हो तो रात को नींद नहीं आती। अगर तुम साथ हो फ्रेज ऐसा है, जहां आप चाहो, जिस जगह चाहो, उसको पॉजिटिविटी में और उसको नेगेटिविटी में किधर भी लेके जा सकते हैं आप। ऐसे ना देखो, ऐसे ही मेरा एक फ्रेज है, ऐसे ना देखो। अब ऐसे ना देखो गाना भी रांझना फिल्म का गाना है। अब ऐसे ना देखो ऐसा फ्रेज है जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब क्या कमाल है भी, इसी तरह का फ्रेज था, ना शिकायतें ना सवाल है, क्या कमाल है। अब ये क्या कमाल सरकाज़म है, या सच में वो ये कह रहा है कि ना शिकायतें ना सवाल है, क्या कमाल है, जिंदगी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। तो जो एक पन होता है, जो एक वो गाना में आपने जो अंतरे लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं, जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार अच्छी लगती है। जीवन के बारे में, मनु विदा करो, है ना, मनु विदा करो, मनु विदा करो, क्या लिखा है आपने।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. वो महल की चार दीवारी में अपने आप को कैद महसूस करती है और वो महल से बाहर जाती है और वो आम लोगों के साथ नाचती है, गाती है, उनके साथ खाती है, पीती है और सुबह होने से पहले पहले महल में वापस आ जाती है। दिस इज द फोकलोर बेसिकली कि बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत हो जाए, बहुत ज़्यादा लग्जरीज हो जाए, बहुत ज़्यादा आराम हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, तब भी आप ज़िंदगी को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह से एक्चुअली ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए है। तो ये फोकलोर मैंने उस गाने में डालने की कोशिश की थी क्योंकि वो सिचुएशन के साथ भी जाती थी और वो साउंड्स भी बचाने की मैंने कोशिश की थी। तो उसको लिखने में मुझे मेरे याद है 7-8 दिन लग गए थे, वो सारी चीज़ें बचाते हुए 8-10 दिन लग गए थे। ऐसा होता है। बाकी जो जल्दी भी लिखा जाता है ना गाना, आप यकीन मानो उस पे भी ऐसा नहीं होता कि वो जल्दी लिखा गया गाना। जो कोई भी अगर मैं आज आप मुझे कोई कंपोजिशन दें, जैसा कि अक्सर हमने पहले भी किया है यहाँ कि कोई तुरंत से कंपोजिशन दी और मैंने कोई लाइन दे दी, तो वो उसके पीछे वो सारी मेहनत होती है 20-25 साल की जो एक्चुअली हुई होती है। ये तुरंत कुछ नहीं आता। आप एक एक्टर को बोलते हो अच्छा अभी एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दो कि ये हो गया, और वो बड़ा रियलिस्टिक एक्सप्रेशन दे देता है कैमरे के सामने, तो वो उसकी मेहनत का नतीजा होता है, स्वभाव हो जाता है। स्वभाव हो जाता है। तो अब जो लिखा जाता है, जो जल्दी भी लिखा जाता है, वो भी असल में मैंने जो पिछले 20-25 साल में मेहनत की है उसी का नतीजा है। हमारे इरशाद कामिल साहब का असलम हसन साहब जो एक नई किताब लेके आए हैं, पोइट्री निशान, अपने आप में बहुत अच्छे शायर हैं और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट के सलीम साहब, उन्होंने जो आज अच्छा एक माहौल जमाया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि स्टूडेंट्स में एक आर्ट एंड पोइट्री की महत्ता को मालूम पड़ा। हमारी कोशिश यही है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जितने भी पोइट्स हों और सेंस ऑफ पोइट्री हो, फील ऑफ पोइट्री हो, वो बच्चों में डेवलप होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम टेक्नोलॉजी के गुलाम रह जाएंगे, अपनी आत्मा से, दिमाग से, इमोशन से कुछ नहीं सोच पाएंगे। हर चीज़ की हमको बटन दबाने की आदत हो जाएगी। इसलिए ये नया कोर्स जो इन्होंने किया है, सलीम वानी साहब ने डिज़ाइन किया है, वो इस साल से शुरू हो रहा है। और आज 21 जुलाई को अनंत बख्शी साहब का बर्थडे भी है और मैं उनका हमेशा आभारी रहा हूँ, और उन्हीं की पुण्यतिथि में हमने आज इस प्रोग्राम को रखा। और मैं बहुत तहे दिल से इरशाद भाई का ख़ास कर कि इन्होंने स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन किया है वो इतना अच्छा हुआ है कि आज लग रहा था कि पूरा हॉल जो है वो पोइट से भरा हुआ है। वो ऐसा माहौल बना, नहीं तो क्या होता है कि हम सुनाते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। आज तो वो भी सुना रहे थे, हम भी सुन रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सर, उनका क्या आज भी कोई गाना जो इमोशनली आपको टच करता है? बख्शी साहब का एक गाना मुझे बहुत टच करता है हमेशा। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। वो इतना खूबसूरत गाना है, जब कभी भी सुनेंगे आप तो आपके दिल को छुएगा।
और बख्शी साहब के तो कितने ही गाने हैं, बहुत से गाने हैं। 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, क्या गाना लिखा है उन्होंने, और बहुत ही हर एक गाना उनके, बहुत सारे गाने उनके बख्शी साहब के बहुत अच्छे हैं। और पोइट्री का जैसा कि आपने सुना ही, सुभाष जी ने बताया कि एक नया सेक्शन पूरा शुरू किया है सलीम भाई ने। पोइट्री को समझना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, और भी ज़्यादा ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि जो ज़िंदगी के प्रेशर्स हैं, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, वो इतना ज़्यादा हो गया है कामकाज की वजह से कि हम अपने आप से कट रहे हैं। पोइट्री अपने आप से जुड़ने का आपको एक ज़रिया देती है। एक सेल्फ टॉक जो होती है वो पोइट्री के थ्रू होती है। ऐसे में इस तरह के सिलेबस की एक अहमियत बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और जो आपका थॉट है, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप इजीली कह पाते हैं पोइट्री के थ्रू, बिना किसी से मतलब अपनी बात कहने के लिए आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी एक कविता, आपकी एक शायरी, आपकी एक गज़ल या शेर में वो तब्दील हो जाता है आपका थॉट। ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, जैसे सर आपने एआई की बात की थी, जो एआई है सच में वो अभी पोइट्री के लिए इस्तेमाल होते ही हैं बिल्कुल, लेकिन वो एक पोएट का इस वजह से मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो ऐप है ना, वो उन थॉट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी शायर लिख चुका है। बिल्कुल सही। लेकिन शायर के दिमाग में हजारों ऐसे थॉट्स अभी हैं जो अभी लिखे जाने हैं, है ना। वो जो लिखे जाने हैं थॉट्स, वो एआई के पास नहीं है, वो आप ही के पास है। तो वो हमेशा एआई एक जिंदा ताबिंदा शायर से पीछे ही रहेगी थॉट में। अनंत बख्शी सर के बारे में कुछ अगर कहना चाहे आप सभी, क्योंकि उन्हीं के लिए आज प्रोग्राम रखा गया, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ सलीम भाई जी। बख्शी साहब मुझे लगता है एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने गानों को लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक पहुंचाया हिंदी फिल्म के गानों को, खासतौर से अपनी ज़बान से, अपने ख्यालात से। मुश्किल ख्याल को आसान लफ्ज़ों में बयान करने का जो गुण उन्होंने अपनी शायरी में पैदा किया था, जो फिल्मी गानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि फिल्म का गाना लिखा जाता है कहानी, कैरेक्टर और सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन फिल्म के बाद उसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी बन जाती है। फिर वो गाना 60 साल, 70 साल, 100 साल तक आपके काम आता है। उस पर फिर ये भूल जाते हैं कि ये सन 40 का गाना था या सन 60 का था या 70 था। बख्शी साहब के यहाँ कमाल की बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने शायरी को आम आदमी तक जोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है फिल्म के गानों के थ्रू। और वो बात है कि जैसा जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं तो मकाम चिंगारी कोई बढ़ के, सावन उसे बजाए, या कुछ तो लोग कहेंगे, इस तरह के गाने भी लिखे और रोमांस के भी बड़े खूबसूरत। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, या उनके बाद के आज मौसम बड़ा बेईमान है, बख्शी साहब। वो बेईमान मौसम कहना ये एआई नहीं कर सकता, ये शायर ही उसको बेईमान कह सकता। तो ये बख्शी साहब का मुझे लगता है बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने हिंदी फिल्म के जरिए गानों को, शायरी को आम आदमी तक बहुत आराम से पहुंचाया। चैट जीपीटी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो सोच नहीं सकता, समझ क्योंकि नहीं सकता। चैट जीपी गूगल है, वो एक तरह से एआई है, जो जीपी टेक्नोलॉजी है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, सभी इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ स्कूल में भी है, क्लास में भी है। लेकिन क्या है कि वो एक इंफॉर्मेशन टूल है आपका, कि आपको किसी चीज़ का नहीं मिल रहा है तो आपने बटन दबाया तो मिल गया। लेकिन जो अंदर की आपकी सोल है, जो आप कहना चाहते हैं, जैसे इरशाद भाई ने कहा कि जो चीज़ नहीं लिखी गई है तो आप ही लिखेंगे ना। जब ज़माना में परिवर्तन होगा, लोगों में परिवर्तन होगा, नई पौध आएगी, वो अपने ख्याल में लिखेंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे हम। अब क्वेश्चन ही दूसरी बात यह है कि पोइट्री जानने से कोई पोइट बनना ज़रूरी नहीं है। पोइट्री जानने से आप अंदर की सोल को जगाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप आर्मी में हो, डॉक्टर्स हों, लॉयर हों, अभी मेरे असलम साहब हैं, जो हसन साहब, ये कस्टम के कमिश्नर हैं,
आप बताइए, इनको शौक है इस बात का। इन्होंने जो इतनी अच्छी किताब लिखी है आज पुटली निशान, आज हमारे साथ बैठे हैं। इट इज़ नॉट ओनली टू बिकम ए पोएट or become a famous poet. It is question is to develop your skill, aesthetic sense, artistic sense, understanding of world and the people. Right. Thank you.